स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के केदारनाथ में हुआ विमान हादसा। मौसम खराबे के चलते दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान। हादसे के दौरान 7 लोगों की हुई मौत। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की वर्चुअल बैठक। केदारनाथ हादसे के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया मंथन। सीएम धामी ने बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। देहरादून में मानसून सीजन को लेकर सीएम धामी ने की मीटिंग। 13 जिलों में की गई तैयारियों को लेकर की गई समीक्षा। कहा, हर बार हमें करना पड़ता है आपदाओं का सामना। देहरादून में रन फॉर योगा मैराथन का हुआ आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। कहा, राज्य में योग और ध्यान केंद्र विकसित करने के लिए 20 लाख रुपए तक की दी जा रही सब्सिडी। अहमदाबाद हादसे को लेकर देश भर में शोक की लहर। बीजेपी नेता मोहित नाथ गोस्वामी ने जताया दुख। कहा, ये एक हृदय विदारक घटना। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद अब उत्तराखंड के केदारनाथ में गौरी कुंड के पास विमान हादसा हो गया है, जहां विमान में सवार 7 लोगों की हादसे के दौरान मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ। इस गंभीर घटना को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने तत्काल प्रभाव से 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ गौरीकुंड के बीच हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मुख्यमंत्री आवास से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल उच्च स्तरीय बैठक की। इस मीटिंग में सीएम धामी ने बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, UCADA CEO, गढ़वाल कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। सीएम धामी ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। खराब मौसम के चलते एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और UCADA और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन होगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रन फॉर योगा मैराथन में भाग लिया, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड को योग और वेलनेस पर्यटन की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से हमने हाल ही में नए योग नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत हम राज्य में योग और ध्यान केंद्र विकसित करने के लिए 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रहे हैं। अवलोकित किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड में योग को और वेलनेस टूरिज्म की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से हमने अभी हाल ही में नई योग नीति को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत
हम प्रदेश में योग एवं ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश में पहले से संचालित हो रहे योग एवं ध्यान केंद्रों पर कार्यरत योग अनुदेशकों को 5,000 रुपए तक की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार राज्य के विभिन्न जिलों में योग प्रशिक्षण केंद्र, वेलनेस रिसोर्ट और आयुर्वेद से जुड़े केंद्रों को भी विकसित कर रही है। अपार संभावनाएं योग और वेलनेस के क्षेत्र में हमारी है। हम उन्हीं संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि योग केवल एक दिन का आयोजन बनकर न रहे, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में उनकी नियमित दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बने। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग योग और शारीरिक व्यायाम को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योग दिवस पूरे देश में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इसी कड़ी में हम उत्तराखंड में भी इसे बहुत अच्छे से मनाएंगे और हम इस बार योग नीति भी लेकर आए हैं। हम कई नवाचारों पर काम कर रहे हैं ताकि योग और वेलनेस हमारी प्रगति, समृद्धि और रोजगार का भी माध्यम बने। देश के अंदर योग दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड में भी हम बड़े धूमधाम से योग दिवस को मनाएंगे और हम योग नीति भी इस बार लेकर आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रेरणा से हमारे राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक योग जन जन का योग बने, घर घर का योग बने। योग और वेलनेस दोनों हमारी प्रगति का भी, हमारी समृद्धि का भी और रोजगार का भी साधन बने। उसके लिए हम अनेक नवाचारों पर भी काम कर रहे हैं। योग और वेलनेस के सेंटर भी हम खोल रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि ये भूमि योग और आयुष की भूमि है। इस भूमि में योग जो है नवाचार के साथ साथ एक रोजगार का भी प्रमुख साधन के रूप में बने। हमारे नौजवान युवा उससे जुड़े, उसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन करना है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सीएम साहब, योग नीति का असर दिख रहा है। अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हरिद्वार, ऋषिकेश योग सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। लोग आकर्षित हो रहे हैं, आ रहे हैं, योग को अपना रहे हैं। इसको किस नजरिए से देखते हैं? पूरे दुनिया की राजधानी, योग की राजधानी, वेलनेस की राजधानी, अध्यात्म की राजधानी कहीं है तो यही हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। उसमें से हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश इसका प्रमुख केंद्र है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी मानसून सीजन में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राज्य के सभी 13 जिलों में तैयारियों की समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने कहा कि मानसून में हर बार हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है। आपदा आने से पहले हम कई बार मीटिंग करते हैं। उसी क्रम में मानसून विभाग की ओर से भविष्य के चेतावनी संकेतों को देखते हुए तैयारियों पर सभी विभागों की अपनी अपनी समीक्षा हुई। हम आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। देखिए, मानसून हमारे यहाँ पर हर बार अलग अलग प्रकार से आता है और आपदाओं का हर वर्ष हमको सामना करना पड़ता है। आपदाओं को लेकर पूरे आपदा आने से पहले लगातार हमारे कई स्तर की बैठकें होती हैं, कई मॉक ड्रिल होती हैं। तो उसी क्रम में आज भी क्योंकि मौसम विभाग की जो भविष्य की संकेत हैं, भविष्य की चेतावनी है, उसके मद्देनजर सभी प्रकार की तैयारियां, सभी विभागों की अपने अपने समीक्षाएं और मॉक ड्रिल और जिलों में जिन आपदाओं का हमको लैंडस्लाइड है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं पर भूस्खलन है और उन सब का अलग अलग प्रकार से सामना करना पड़ता है। कुछ हमारे पुल हैं, नदी नाले हैं, उनकी साफ सफाई का प्रबंध करना है, डिसिल्टिंग करनी है, या कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर अत्यधिक जलभराव हो सकता है, पहले से वहां चेतावनी करके अच्छे स्थानों पर लोगों को कैसे पुनर्वासित किया जा सकता है। इन सभी पर आज चर्चा हुई है और हमारे सभी विभाग जो भारत सरकार के भी हैं, यहाँ के भी हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब मिलकर काम करते हैं। तो उस पर एक विस्तृत रूप से आज चर्चा हो गई है, क्योंकि आपदा हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदाओं के असर को कम कर सकते हैं।
और क्विक रिस्पांस किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से सहायता और जो तैयारियां, हम सब तैयारियों पे समझ। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के हिंदुवादी और बीजेपी के युवा नेता मोहित नाथ गोस्वामी ने अहमदाबाद में विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना से पूरे देश की आंखें नम हैं और हर कोई इस घटना से सदमे में है। तो जय श्री राम, भारत माता की जय। सबसे पहले जो गुजरात में प्लेन क्रैश हुआ है उसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको हमारे भाजपा के परिवार की तरफ से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, इन सब लोगों की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भारत की जनता को एक बार फिर से प्रणाम करते हैं। और 11 साल पौड़ी के पाबो ब्लॉक का एक छोटा सा गांव ग्वाड़ीघाट पर क्षेत्र में मत्स्य ग्राम के नाम से पहचाना जाने लगा है। यहाँ के 6 किसानों ने मिलकर जो काम किया वो न केवल स्वरोजगार का नया रास्ता खोलता है बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल बन गया है। दरअसल गांव के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ साथ व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन कर रही हैं। गांव में कुल 36 मछली तालाब तैयार किए गए हैं जिनमें तिलापिया और पंगास जैसे अधिक उत्पादन वाली मछलियों का पालन किया जा रहा है। इसी क्रम को गांव में 6 सदस्यों की ओर से क्लस्टर आधारित पर किया जा रहा है जिन्होंने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से ऋण प्राप्त कर अपने सपनों को आकार दिया है। मेरा नाम विपिन पंत है। मैं ग्राम ग्वाड़ीघाट का निवासी हूँ और मैं अपने गांव में स्वरोजगार में मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन और सब्जी का कार्य कर रहा हूँ। आपको किस प्रकार प्रॉफिट हुआ? आपने कब से काम शुरू किया? मैंने अभी लगभग 10 साल पहले से ये कार्य शुरू किया है स्वरोजगार का। शुरू में मैं सब्जी उत्पादन का कार्य शुरू किया था, फिर उसके बाद मैंने मछली पालन का कार्य किया। एक तालाब से शुरुआत की थी और अभी वर्तमान में मेरे पास स्वयं के 20 तालाब हैं और जो मेरे साथ अन्य 4 भाई हैं उनके पास 16 तालाब हैं। तो वर्तमान में हमारे गांव में 36 तालाबों पर मछली पालन का कार्य हो रहा है और इसके साथ साथ मैं बकरी पालन का भी कार्य करता हूं। मुर्गी पालन का भी काम करता हूँ? मुर्गी पालन का भी, हाँ। मुर्गी भी मेरे पास कॉयलर 100 है अंडे वाली, जिनसे मैंने अभी तक 4-5 महीने में 85,000 रुपये के अंडे बेच चुका हूँ और इसके साथ मुर्गी और मुर्गियाँ वो भी अभी बिके हैं कुछ। मत्स्य पालन से मत्स्य विभाग से मेरा जो अभी लास्ट वर्ष था इसमें मैंने 7 से 8 क्विंटल का मछली का व्यापार किया। इसमें मेरी शुद्ध बचत 1.5 लाख रुपए की हुई थी। तो आपके साथ? हाँ, मेरे साथ मेरे गांव के मतलब मेरे भाई हैं जो अपने अपने खेतों में अपने तालाब बना रखे हैं और वो भी मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। लालकुआं में पिछले लंबे समय से गोला नदी के टूटे तटबंधों की मरम्मत और गांव के किनारे नदी में सुरक्षा दीवार नहीं बनाए जाने से इंद्रनगर द्वितीय गबदा के ग्रामीण नाराज हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि तटबंधों की मरम्मत और गांव किनारे नदी में सुरक्षा दीवार न होने से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। साथ ही हर बार की तरह इस बार भी उनकी भूमि नदी में समा जाएगी। उन्होंने शासन, प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जल्द तटबंधों की मरम्मत करके साथ ही गांव के किनारे नदी में सुरक्षा दीवार बनाए जाने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुंदन सिंह मेहता ने गोली नदी के पास बसे कई गांवों का निरीक्षण किया। ये 8 दिन में कुछ भी काम नहीं है। इनकी भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी है। जो भी यहाँ पर जनता ने जो जिन प्रतिनिधियों को चुना हुआ है, चाहे सांसद महोदय हों या विधायक, उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं और यहाँ पर एक भी तटबंध उन लोगों ने आज तक न बनाए न कुछ किया। जून से मैं ये अभी 20 जून को मानसून आने वाला है और मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी तटबंध नहीं बना हुआ है और ये सरकार जो है जुमलेबाजी कर रही है। और जैसे ही नदी में बाढ़ आ जाएगी और ऐसे ही विधायक जी हर वर्ष की तरह पोगलैंड या जेसीबी लेके आएंगे और अपनी फ़ोटो खिंचवाएंगे, फ़ोटो को वायरल कर देंगे। तो ये इनका हमेशा का वो बना हुआ है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोग यहाँ पर डरे हुए हैं। लोग भयभीत हैं इस क्षेत्र में। ये आप इस चीज़ को आप अच्छी तरह देख रहे हैं भली भांति। यहाँ पर जो चेकडाम इन लोगों ने टूटे हुए बनाए थे वो भी खाली टोटल के बना दिए इन्होंने, पैसा को हजम करने के लिए। पैसा गमन कर रही है सरकार और लोगों का कहीं से कहीं तक आज तक इन्हें कोई चेकडाम कुछ नहीं मिला। अब ये 10-5 दिन में कौन से चेकडाम बन जाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि लोगों को सुरक्षा दें। और अब सुरक्षा किस प्रकार दें ये, लेकिन ये लोगों के घरों में अब वो
यहाँ पर उनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के घर में नोटिस दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि तुम यहाँ से अपना घर को छोड़ो, और अगर नहीं छोड़ोगे तो हम आप स्वयं खुद जवाबदार होंगे अपने। तो सरकार को ये नहीं कहना चाहिए, बहुत गलत बात है। मैं सरकार की बिल्कुल इससे कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ इस चीज़ की। और सरकार जनता के लिए होती है, जब ये चुनाव के लिए आते हैं तब तो घर घर जाके कहते हैं कि हम बिंदु खतर को राजस्व बनाएंगे, यहाँ गौशाला बनाएंगे, प्लान करेंगे और आपको बाढ़ सुरक्षा देंगे, यहाँ पर तटबंध बनाएंगे। और आज कह रहे हैं तुम खुद जवाबदार होगे, तटबंध क्यों नहीं बना रही है? इसके लिए हम लोग अगर ये तटबंध नहीं बने और लोग कोई बह गए, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, हजारों की ये लोगों की ज़मीनें बह गई एकड़ों के हिसाब से। यहाँ से लेके श्रीलंका है, नीचे खुरिया खत्ता है, कावत नगर है, ये ऊपर इंदिरा नगर सेकंड गप्ता है। यह इलाका अति संवेदनशील है बरसात के लिहाज से, इसलिए इस क्षेत्र में तटबंध बनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन लोगों ने अगर बाढ़ सुरक्षा में अगर लोगों को आँच आई, उनके ज़मीन बही, उनके घर बहे और लोगों को घर से बाहर निकाला, तो कांग्रेस बहुत ही बड़ा आंदोलन करेगी, सरकार को जीना हराम करेगी। इसके लिए ये मेरा दावा है और कांग्रेस पार्टी हर समय जनता के साथ खड़ी है। अरे आज तक हमने बाकी कुछ नहीं मांगा, हम कहने वाले थे हमें गौला से खतरा है, हमारी जो दीवार है मजबूत बन जाए। इतने सालों में हमने देखो इतना पैसा बर्बाद करा, हम लोगों ने कोई ये फ्री तो हम बैठे नहीं, 8 लाख 10 लाख रुपए हम लोगों ने यहाँ खर्च करके अपने लिए ठिकाना बनाया है। तो इन लोगों का तो एक ही होता है, ये ठीक अब गौला आएगी फिर ये लोग आ जाते हैं, बस वही पूछेंगे, ये करेंगे, हम सो करेंगे। 4 दिन में इंसान क्या कर लेगा बताओ? जब सालों से काम नहीं हुआ है, इतने सालों में अभी कोई मजबूती काम हुई यहाँ नहीं हुआ है ना, तो अब क्या होगा? अब चंद दिन 4-5 दिन रह गए हैं, गौला ने तो आना ही आना है, फिर पानी में जाके क्या करेंगे? कौन क्या करेगा? ना हम ना आप ना वो, कोई कुछ नहीं कर सकता। भैया हमने तो कभी मांगा ही नहीं, ज़मीन का पैसा दो हमने तो कहा ही नहीं, क्यों? हमको पता है ये वन भूमि है, तो कर देते हैं, करेंगे भी कहते हैं। या तो मत कह दो, ये कह दो कि हम नहीं करेंगे, छोड़ दो, हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, कहे तो कोई तो करेगा। क्या मांग हमारी ये है, हम अभी भी कह रहे हैं हमारे लिए व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था हमको चाहिए ही चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं होती है, कल को अगर हमको यहाँ से जाना पड़ता है, हम कहाँ जाएंगे? हम तो सीधे रोड में उतरेंगे या हम कहीं आत्महत्या करेंगे, बस। बाकी हम कुछ नहीं कह रहे इनसे। हरिद्वार में स्वामी विवेकानंद पार्क में दूर से आए यात्रियों को दुकानदार लगातार लूटने का काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्क में लगे कूड़े के ढेर के चलते लोगों में बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। इसको लेकर पुजारी रमन पुरी महाराज ने बताया कि इसका विरोध करने पर दुकानदार मारपीट पर उतर आते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन समस्याओं का समाधान कब होगा? प्रशासन इस ओर कब ध्यान देगा, या यूँ कहें कि दुकानदार अपनी गुंडागर्दी कर लोगों को लूटने का काम कब तक करते रहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। और यहाँ हरिद्वार जो भोले की बड़े मूर्ति है, वहाँ पे पार्किंग में इतने जो पार्क है और बहुत सारे गंदगी है फैलाने वाले, और अवैध तरीका से झुग्गी झोपड़ी में जो दुकान है यहाँ पे। और चलिए मिलते हैं महात्मा जी से, और महात्मा जी बताएंगे यहाँ का पूरा समस्या क्या है। जी महात्मा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी रमन पुरी महाराज। अच्छा, आप जो मैं जूना अखाड़ा से हूँ और व्यापार में यहाँ पे बहुत साल से रह रहा हूँ, 9 साल की उम्र से। आज तक झाड़ू सफाई में ही करते रहता हूँ, जो भी टूट फूटे में सुधारते रहता हूँ। तो पार्क में इतनी गंदगी है, आखिर गंदगी में जो यात्री भी आ रहे हैं तो ये समस्या अब ज्यादा दुकानें हो जाने के कारण ये झुग्गियाँ ज्यादा बन गई, ज्यादा दुकानें हो गई। पहले कोई दुकानें नहीं थी, यहाँ गंदगी नहीं होती थी, अब ये दुकानदारी होने से गंदगी हो रही है। तो क्या ये दुकानें हैं, क्या ये आप अपनी मर्जी से लगा चुके हैं? सारी दुकानें अपने अपने उससे लगा रखे हैं। तो दुकानदार का तो कहना है कि जो दुकान लगा रहे को सिंचाई विभाग को पर्ची काटा जा रहा है। कोई सिंचाई विभाग ने कोई पर्ची नहीं कट रहा है, अभी कोई नहीं आता पर्ची काटा। तो जो इतनी गंदगी से कौन सफाई करता है? मैं करता रहता हूँ, इतने दिनों से मैं ही कर रहा हूँ सफाई। और आपके मंदिर पर जो है बिजली की समस्या बरकरार बना रहता है। समस्या ये बल्ब कह के किसी भक्तों के द्वारा ये जलवा रहा है। तो लोगों द्वारा ये भी समस्या आ रही है कि जो आपका जो बिजली का तार है वहाँ से दुकानदार लोग अपनी अपनी मर्जी से जोड़ ले रहे हैं। मैं 2 बार कटवा चुका हूँ इनकी लाइन। यानी कि आपका साफ तौर पे कहना है कि जो दुकानदार है आपके तार में से जो है बिजली चोरी करते हैं। बिजली चोरी कर रहे हैं मेरे तारों से। तो क्या अब तक आपने कोई अधिकारी बिजली विभाग हो गए, बिजली अधिकारियों से भी 1-2 बार बताया हूँ, उनने तार भी काट के गए हैं और फिर उनके जाने के बाद फिर जोड़ लेते हैं। तो आपका यह कहना है कि जो बिजली अधिकारी है, विभाग के अधिकारी है, उनके द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं किया गया? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर बड़ी कार्रवाई होता तो फिर दोबारा चोरी नहीं होता बिजली। कोई तो फिर आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये सब गंदगी हटाई जाए और बकायदा ये बिजली जो है इनकी सुधार किया जाए अच्छे से। दुकानें हैं, ये दुकानें अवैध में लगी हुई है, इनको उठवाया जाए सब।
दुकानें को यहाँ से सब। चलिए, आप देख रहे थे पल्स 24 न्यूज और यहाँ महात्मा जी का ये भी कहना है कि जो अवैध दुकानें हैं, गंदगी है और सबसे बड़ी मुद्दा बिजली का है, जो बिजली चोरी भी किया जा रहा है। चलिए फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। रामनगर में कुछ अज्ञात लोग एक युवक को मृत अवस्था में सरकारी अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में बेड पर छोड़कर फरार हो गए। मृतक की शिनाख्त 23 साल के रूप में हुई है, तो वहीं अस्पताल प्रशासन और पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलने पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। साथ ही पुलिस को तहरीर देकर न्याय की मांग की है। इसकी मौत हमें पता चला जब फेसबुक पे पूरी वायरल हो गई 12 बजे। ठीक है, हम यहाँ से गए, प्रधान जी भी थे, हमारे भाई भी थे और भी थे। हमने इसके बाप को उठाया 12 बजे, वहाँ जाके देखा तो मरावा मिला। उसके बाद हमने जहाँ ये काम करता था वहाँ की फुटेज कैमरे की वो निकाली, तो उसमें 2 बाइक जो हैं ये हमें दिखाई दी। उसके बाद वहाँ के ये सुनने में आया 15-20 लड़के मारने में थे इसके। ठीक है, और ये बता रहे थे पुलिस वाले, वहाँ चल भी रही थी, पूछा भी कि क्या है, एक्सीडेंट है क्या है। मैं कहा नहीं, पूरा जो है मर्डर है, सिर में घाव है, दाएं साइड में गहरा, बाएं साइड में भी है, माथे पे है और दिल पे घाव है, समझे। और नौकरी करता था वहाँ। किस चीज़ से वार किया गया? नोकीली चीज़ से। एक तो ये दिल पे जो वार किया गया है वो सूजे टाइप का है, जो ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, उससे वार किया गया। पीछे जो किया गया वार वो नोकीली चीज़ से कर, वैसे धार वाली नोकीली चीज़ से, क्यों फटा हुआ है वो। मामले में तहरीर दे दी गई पुलिस को दे दी गई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अब क्या बैठता है ये आप। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, 20,000 रुपए नकदी और एक वाहन बरामद किया। बता दें कि बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ कई जिलों में चेन स्नैचिंग, हत्या का प्रयास समेत कई अपराध पंजीकृत हैं। आज थाना हापुड़ नगर पुलिस के द्वारा SPDA चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक ग्रे कलर की स्कूटी जो बिना नंबर की थी, उसको रोकने का इशारा किया। स्कूटी सवार स्कूटी को ना रोकते हुए जंगल की तरफ भागा और पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जब फायरिंग की तो उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। पूछताछ में इसने अपना नाम अमित पुत्र इमरत, निवासी सैदपुर, जिला संभल बताया है। इसके द्वारा 29 अप्रैल को अपना घर कॉलोनी में एक चेन स्नैचिंग घटना को पारित किया गया था, जिसमें 7 मई को पुलिस मुठभेड़ में इसका साथी, जिसका नाम अंकित राठी है, को गिरफ्तार किया गया था और ये मौके से फरार हुआ था, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। इस पर 2 दर्जन के आसपास आपराधिक मुकदमे हैं, जिसमें लूट जैसे गंभीर मुकदमे पंजीकृत हैं। और इसमें से एक एक्टिवा ग्रे कलर की और एक तमंचा 315 बोर और एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और 20,300 रुपये नकद, जो कि इन्होंने चैन को बेच के कमाए थे, बरामद हुए हैं। और FSL की टीम को बुलाकर मौके का साइंटिफिक निरीक्षण कराया जा रहा है और इसको अभियुक्त को चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल में भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।